All right, everyone, let's get back. मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न का डिस्कशन करते हैं अभी अपन. फॉर अ सेकेंड. ऑल राइट. तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको एम डब्ल्यू आर ओ आर निकालने बोला जाता है. अब एम डब्ल्यू आर ओ आर होता क्या है? इट इज नथिंग बट आई आर आर ऑफ योर पोर्टफोलियो. तो सर, आई आर आर मतलब क्या होता है? आई आर आर वो रेट है जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल योर इनफ्लोज इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल योर आउटफ्लोज. मतलब आपको कैश आउटफ्लोज दे दिए गए एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे. फिर आपको कैश इनफ्लोज दिए. वंस आई एम राइटिंग इन रेड आर द आउटफ्लोज एंड इन ग्रीन आर योर इनफ्लोज. शुरू का 3 ईयर आपका आउटफ्लो है एंड द नेक्स्ट 4 ईयर आर योर इनफ्लो वाला ईयर्स. अब आप इसको जब आईआरआर को यूज करते हो एज अ डिस्काउंट रेट, if you use IRR to discount this cash flows and bring it to present value, इसका जो प्रेजेंट वैल्यू होगा will be equivalent to इनका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो. समझे? तो जब आप ये सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके आज प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लेके आते हो यूजिंग आईआरआर एज अ डिस्काउंट रेट, सो दे विल बी इक्विवेलेंट. इसका मतलब योर नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो. योर एनपीवी विल बी इक्वल टू जीरो. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ गया 100. नाउ दिस विल बी इक्विवेलेंट टू योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, दैट इज -100. आउटफ्लो हमेशा माइनस में रिप्रेजेंट किया जाएगा. ये दोनों का एडिशन इज एनपीवी. तो 100 प्लस -100 विल गिव यू जीरो. इट विल गिव यू जीरो. सो आईआरआर वो रेट है जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो एंड योर नेट प्रेजेंट वैल्यू विच इज द समेशन ऑफ दिस बोथ इज इक्वल टू जीरो. अब ये कैसे यूज होता है टू एनालाइज अ प्रोजेक्ट, ये अपन कॉर्पोरेट फाइनेंस में देखेंगे. बट मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू अभी दे देता हूँ. इफ योर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन जीरो, मतलब आपका आउटफ्लो इज -100, योर इनफ्लो इज 98, would you invest in this project? No. No. If your outflow is -100, your inflow is +100, matlab your NPV is equal to 0, you may invest in this project just to increase your market share. When your net present value is greater than 0, matlab your outflows are 100, your inflows are +102, you have a net में economical profit of ₹2, you would invest in this project. ऐसे अपन एनपीवी आईआरआर का कैलकुलेशन करके ये देख सकते हैं कि अपन को एक प्रोजेक्ट में डालना है कि नहीं. तो जब भी आपको मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने बोलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आईआरआर निकालना है उस पोर्टफोलियो का. एंड वो आईआरआर कैसे निकालेंगे? आप अपने सारे कैश फ्लोज को आईआरआर को यूज करके डिस्काउंट करोगे, सारे इनफ्लोज को आईआरआर को यूज करके डिस्काउंट करोगे, and then you will add both inflows and outflows, your sum would be zero at IRR. If you use IRR to discount, your sum would be equal to zero. Your net profit NPV will be equal to zero. इससे आप अपना IRR निकाल सकते हो. कैलकुलेटर में आपको कैश फ्लोज, कैश आउटफ्लोज डालने हैं, कैश इनफ्लोज डालने हैं एंड कंप्यूट आईआरआर में क्लिक करके आईआरआर निकालना है. जब आप ये चीज कैलकुलेटर में करें तो ध्यान रहे कि आप आउटफ्लोज को हमेशा नेगेटिव साइन से डिनोट करें एंड इनफ्लोज को पॉजिटिव साइन से. देयर शुड बी इनवर्स साइनेजेस यूज्ड, अदरवाइज आपका आईआरआर जो है वो गलत आएगा. And a lot of times we make this clerical mistakes. Even till date, I make it.
So to avoid this silly and clerical mistake, make sure that you are using opposite signs. एक एग्जांपल भी लेते हैं अपन. लेट्स से अपन आज आईटीसी का एक शेयर लेते हैं एट 200. देन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अपन एक और शेयर लेते हैं एट रुपीज 250. तो अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अपने पास दो शेयर हो गए, एंड देन आई सोल्ड बोथ द शेयर्स एट रुपीज 300 ईच. और स्टॉक जो है हर साल के एंड में मेरे को 10 रुपीज डिविडेंड भी देता है. इट गिव्स मी डिविडेंड ऑफ रुपीज 10. Now the question says calculate MWROR. What you have to do here is you have to calculate IRR of the project. You have to calculate IRR of the project. MWROR तो अपने कैलकुलेटर में नहीं है, बट IRR तो है. अपन को IRR निकाल के देना है क्वेश्चन को. टाइमलाइन में देख के समझते हैं कैसे होगा ये. Let's say I'm making a timeline. Okay. Time is equal to 0, t is equal to 1, and t is equal to 2. So here I buy plus 1 share. Here again I bought plus 1 share. At the end of 1 year, मतलब स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर में मैंने एक शेयर और खरीदा. एंड जब ये 2 साल खत्म हो गए, ये वाला ईयर एंड ये वाला ईयर, जब 2 साल खत्म हुए, देन आई सोल्ड इट. -2 शेयर. तो यहाँ मैंने -200 दे के खरीदा था, यहाँ -250 दे के एक और खरीदा, और दोनों शेयर को 300 ईच में आई सोल्ड. सो आई गॉट टोटल ऑफ रुपीज प्लस 600. Yes, always make a timeline to solve each of these questions. Your work will become way easier. अब क्या हुआ कि I also got a dividend of rupees 10 on each share at the end of each year. जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तो I had just one share that I have hold all throughout the year. एक शेयर में मुझे डिविडेंड मिलेगा, so you will get plus 10. Now at the end of second year, I have two shares जिसमें मेरे को डिविडेंड मिलेगा, so I will get dividend of 20. So my net cash flows will be -200, -240, and plus 620. I have computed my cash flows. All I will do is put this cash flows in calculator and compute IRR. I will get my answer. इन एग्जाम में ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आप आराम से उसको क्लियर भी कर लोगे. लेट्स डू दैट. हाउ वुड यू डू इन कैलकुलेटर? देखो, सबसे पहले यू विल एक्टिवेट कैश फ्लो बाय प्रेसिंग CS. देन अगर इसमें पहले की कोई वैल्यूज दिए रहेंगे तो आप इसको क्लियर करोगे यूजिंग सेकेंड क्लियर वर्क. दिस इज मेमोरी इज क्लियर. नाउ यू विल इनपुट 200 in negative. Press enter. Now go to cash flow 1. Again 240 in negative. Press enter. Now go to cash flow 2. You get plus 620. 620. Click on enter. अपन लोग ने कैश फ्लोज इनपुट कर दिए कैलकुलेटर में. नाउ कंप्यूट IRR. Press on IRR. Compute. You get your answer 26.01%. 26.01%. This is our IRR here. I hope this question is absolutely clear with you. IRR, MWR कुछ नहीं है, simple IRR of your portfolio, and we have already seen how to calculate IRR of any given transaction. अब अपन टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना सीखते हैं. जब आपको क्वेश्चन में बोले कि टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक तरीके से ज्योमेट्रिक मीन निकालने बोल रहा है. एक तरीके से आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालने बोल रहा है. जब मैंने पहले बोला कि ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको नहीं समझ में आया है, अपन आगे फिर से देखेंगे, तो मैं यही सेक्शन के बारे में रिफर कर रहा था. नाउ दिस TWROR is a measure of compound rate of growth.
Now we know how do we calculate compound rate of growth in annualized terms. We calculate geometric mean. So here you have to do the same. The peculiar thing here is in all the past questions that we saw till now, अपन को हर साल का return दे दिया था, right? In this example, when we calculated, we were given return of each sub period and we have to calculate the compound holding period return. हर सब पीरियड का अपन को HPR दे दिया था 11, 15, 17. यहाँ पे इन क्वेश्चंस में अपन को हर सब पीरियड का HPR खुद से निकालना है. We have to calculate HPR of each sub period. Now, how do we divide the entire period into small sub period? You have to do that every time you see a cash flow, an addition or a withdrawal from a portfolio, you have to break it into a sub period. मतलब, let's understand this using an example. This is your total investment period for 2 years. For 2 years, this is your total investment period. Now, every time there is an addition or a withdrawal from the portfolio, you break it into a sub period. यहाँ पे एक बार हुआ था at the end of year 1, we bought one more share, there was an addition, so we will break it there. Now we have two sub periods, year 1 and year 2. We will calculate HPR of this, that will be HPR1, and then we will calculate HPR for this, that will be HPR2. फिर अपन इसको करके combined HPR निकाल लेंगे. We have already seen how to do that, and then we annualize it to calculate our geometric mean. So this is the step. What is the first step? You take the entire holding period, then you break that holding period into sub-holding period every time there is a addition or a withdrawal. Then you calculate holding period return for each sub-period. After doing that, you have a combined HPR, you annualize it, and then you get your geometric mean. That is what is mentioned here. You break the investment period into separate sub-period every time there is an addition or a withdrawal. Then calculate HPR for each sub-period, multiply the HPR of each sub-period to get that combined HPR, and then you annualize it. Calculate the geometric mean, you get your answer. ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी अपन लोग ने देखा था. We did the entire x वाला लेके to the power 1/3 और कैसे ये फॉर्मूला आया अपन लोग ने ये चीज देखा, the entire derivation. We'll use the same example, ITC wala, and then calculate the TWROR of this example. वापस से. We already know the intricacies of the question, so we need not discuss that again. ठीक है, वापस मैं बस फटाफट लिख दे रहा हूँ. You bought one share at -200. Bought this one share. Then you bought one more share at -250. You got one share. You sold it for +600. We have to calculate HPR of year 1. What was the formula of HPR, if you can recall? लागत वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रॉफिट अपॉन लागत, मतलब एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगनिंग वैल्यू. दिस वाज द फॉर्मूला. क्या लगता है, what will be the ending value here? Will it be 240 or will it be 250? Think. Will it be 240 or will it be 250? जिनको लग रहा है कि 240 will be the ending value, आपको गलत लग रहा है. आप वैल्यू ऑफ योर वन शेयर एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितनी थी? 240 थोड़ी थी. 240 वाज द नेट कैश फ्लो. नेट कैश फ्लो यहाँ वो नहीं निकाल रहे. यहाँ पर एंडिंग वैल्यू ऑफ माय होल्डिंग इज व्हाट होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज. एंडिंग वैल्यू ऑफ माय वन होल्डिंग ऑफ शेयर इज 250.
The beginning value was 200 divided by beginning value of 200. Now यहाँ पे एक कैश फ्लो भी था of ₹10 on that one share. जब भी कैश फ्लो होता है, हाउ डू वी एड इट. ये भी मेरा प्रॉफिट का पार्ट है, तो अपन ऊपर प्रॉफिट में डाल देते हैं, प्रॉफिट अपॉन लागत प्लस 10. द आंसर इज 60 by 200, दैट इज 30%. तो आई गॉट कि HPR1 जो है वो है 30%. यस. नाउ वी विल डू द सेम प्रोसेस फॉर HPR2. व्हाट इज द एंडिंग वैल्यू. नाउ वी हैव 2 शेयर्स, तो अब अपन को हर चीज जो है टोटल वैल्यू ऑफ माई होल्डिंग के हिसाब से देखो. होल्डिंग पीरियड रिटर्न में आपका हमेशा टोटल एंडिंग वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग आता है. अब नाउ इन माई होल्डिंग आई हैव 2 शेयर्स, सो आई विल कैलकुलेट ऑल द calculations on the basis of 2 shares. It is ending value is 600. What will be the beginning value? What will be the beginning value of that sub period? इनको लगता है कि वो एक शेयर का बिगनिंग वैल्यू विल बी 200. अगर लग रहा है कि वो एक शेयर का बिगनिंग वैल्यू विल बी 200, देन यू आर अगेन रॉन्ग. We are calculating holding period return for a sub period of year 2. Now we don't know anything else. इस सब पीरियड में जो भी चेंजेस आ रहे हैं अपन को उनको कैप्चर करना है. तो इस सब पीरियड में द बिगिनिंग वैल्यू वाज 250 ऑफ वन पर शेयर. तो 250 ऑफ वन शेयर, तो 2 शेयर्स का क्या होगा 500. आई होप दिस इज क्लियर. Divided by beginning value of 500. Here also we have cash flow of ₹20 on 2 shares, so we will do plus 20. 120 by 500. That gives you 24%. So we got 24. तो अपन लोग ने फर्स्ट स्टेप कर लिया, मेक अ टाइमलाइन. सेकेंड स्टेप, ब्रेक द इन्वेस्टमेंट पीरियड, डन. थर्ड स्टेप, कैलकुलेट HPR ऑफ ईच पीरियड, दैट ऑल्सो वी हैव डन. We got 30% and we got 24%. Now we calculate the geometric mean, that is the annualized TWROR. How do we do that? How do we do that? बताया था मैंने. 1 plus 30% into 1 plus 24%. 2 साल का है, 2 साल का है ना, तो 1/2 minus 1. This is how we get it. 2 साल का है, 1/n. This is the formula. Return of every sub period to the power n. To the power n. अब आपको ये तो पता होगा ना कि square root of anything can be written as to the power 1/2. I hope you know all these basics. Cube root can be represented as to the power 1/3. So this is what we are doing. To the power n को when we convert it into exponentials, we get it 1/3, 1/2, 1/n. Anything is 1/n. Nth root is equal to 1/n. Now when you calculate this, you get 26.96%. 26.96%. अपन लोग ने ये स्टेप में कंबाइंड HPR निकाला, फिर उसको एनुअलाइज कर दिया टू द पावर 1/2 करके, एंड देन वी गेट योर ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज योर TWROR. अब ये 26.96% क्या बताता है? ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन याद कर लो, सोच लो. It is that annual rate of return which when compounded over a period of 2 years would earn you a return that is equivalent of this portfolio. अगर आप फर्स्ट ईयर 30% कमाए और सेकेंड ईयर 24% कमाए, had you earned 26.96% every year, you would have ended up having the same amount of money in either case. जितना इस पोर्टफोलियो ने रिटर्न बनाया, आप उतना ही रिटर्न कमाते. ओके, सो आई
Hope you are very much clear with how do we calculate MWROR and how do we calculate TWROR. अब एक कंसेप्ट समझना है यहाँ पे, ये क्या बोलता है कि MWROR इज अफेक्टेड बाय टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज। मतलब आप कब पैसा लगाते हैं और उस समय मार्केट बूम में रहता है कि मार्केट रिसेशन में रहता है, उतना पैसा नहीं जनरेट करता है, वो इफेक्ट को कैप्चर करता है MWROR। मार्केट इज अफेक्टेड बाय टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज। मतलब इफ यू पुट मनी एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर एंड मार्केट ऊपर चले जाता है, योर MWROR विल बी हाई। ठीक है, नाउ अगर मार्केट नीचे चले गया होता, आप ईयर 1 में पैसा लगाए, मार्केट नीचे चला गया होता, योर MWROR will be low. So it is affected by timing of cash flows. When are you putting the money? Are you putting your money in up cycle or you are putting your money in down cycle? इसका इफेक्ट आएगा MWROR में। कैसे आएगा? I will prove this to you now. अगर अपन पहले वाला एग्जांपल देखें तो ईयर 1 का HPR was 30%, right? ईयर 2 का HPR was how much it was? 24%. देखो 30 and 24। आपने ज्यादा पैसा कब लगाया? ईयर 1 में लगाया कि ईयर 2 में लगाया? ईयर 1 में यू बॉट 1 शेयर, ईयर यू बॉट 2 शेयर, so you put more money at the start of year 2 and market was in down cycle, right? So this is a greater return and you put more money here. Your MWROR क्या आया था अपना एग्जांपल में? What was our MWR? 26.01%. How much was our TWROR? We just calculated 26.96%. MWROR ज्यादा है कि TWROR ज्यादा है? TWROR ज्यादा है। मतलब सर मैंने जब ज्यादा पैसा लगाया और मार्केट डाउन साइकिल में था, मार्केट गिर गया, 30% रिटर्न दिया और 24% मार्केट कम रिटर्न दिया, तो माई MWROR was also lower. So this proves that MWROR is affected by timing of cash flows. हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि इन केस ये 30% होता और ये 36% होता एंड आपने उस समय 2 शेयर खरीदा होता, यू वुड हैव पुट मोर मनी व्हेन द मार्केट वाज इन अप साइकिल, तब आपका MWROR would have been higher, but in the present case it is lower because I invested more money when the market was not giving me that much returns. ठीक है, so this very well proves कि MWROR is affected by timing of cash flows. वही चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है. This shows that the market gave more return in year 1 and you invested more money in year 2. Hence it dragged down your MWROR and your MWROR is lower than your TWROR. Had the markets delivered more return, you would have ended up making more money in MWROR sense. So this proves our point. अब समझो कि you invested money in mutual fund. अब आपको देखना है कि वो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो वो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है, इज ही डूइंग हिज जॉब प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, कब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, नहीं लगाना है, कौन से टाइम में लगाना है, कब ज्यादा डालना है, कब नहीं डालना है, ये आप डिसाइड करते हो। आपकी इनकम अच्छी होती है तो आप ज्यादा पैसा डालते हो, आपकी अर्निंग अच्छी नहीं होती है तो आप कम पैसा डालते हो। इस केस में
जब आप अपने मैनेजर को इवैल्यूएट करना चाहोगे, सो विच मेथड वुड यू यूज? दिस वन और दिस वन? व्हाट वुड यू यूज? इवैल्यूएट योर मैनेजर। बट ये मैनेजर के हाथ में नहीं है, ये मैनेजर के हाथ में नहीं है। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज इज नॉट विद द मैनेजर, इट इज विथ यू। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज यू डिसाइड। तो मेथड कौन सा आप यूज करोगे? कौन सा मेथड यूज करोगे? यू वुड यूज TWROR, क्योंकि टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज तो आप डिसाइड करते हो, तो आप ऐसा मेथड नहीं यूज कर सकते ना उसको इवैल्यूएट करने के लिए जिसमें टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज का इफेक्ट कैप्चर हो रहा है। अगर मान लो मार्केट गिर जाता है और आप उसी समय ज्यादा पैसा लगाए, आपका कम रिटर्न आया MWROR के हिसाब से, एंड वो आप उसके हिसाब से इस मेथड मैनेजर को जज करें, देन यू वुड स्कोल्ड हिम कि भाई यू गेव मी लेस रिटर्न। बट उसकी गलती ही नहीं है। अपोजिट सेंस में देखें, मार्केट बढ़ जाता है एंड योर मैनेजर कम्स टू यू एंड से कि भाई अब मेरे को ज्यादा इंसेंटिव चाहिए, मेरे को एक्स्ट्रा फीस चाहिए बिकॉज आई एम मेकिंग यू मोर मनी, सी मैंने इतना अच्छा परसेंट डिलीवर किया। नाउ व्हाट वुड यू से? यू आर नॉट कॉलिंग द शॉट्स। आपने टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोस नहीं डिसाइड किया, हाउ आर यू कमिंग एंड आस्किंग मी फॉर एक्स्ट्रा मनी, फॉर एक्स्ट्रा फीस? ये तो मैंने डिसाइड किया। तो उस समय आप MWR नहीं यूज करोगे ना, क्योंकि MWR वुड शो कि ज्यादा रिटर्न आया है। So when you are deciding the timing of cash flows, you cannot use a method that is affected by timing of cash flows. So you will have to use TWROR, which is neutral, which is giving equal weight to all the time periods. Hence, its name is time weighted rate of return. The time is equally weighted in all throughout your holding period. When the timing of cash flows was decided by your manager, तब आप एक ऐसा मेथड को चूज करोगे जो ये टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोस को भी का इफेक्ट को भी कैप्चर करता है। तब आप बेटर जज कर पाओगे और मैनेजर को। अगर आपके मैनेजर ने अच्छे समय में कम पैसा लगाया, देन ही नीड्स टू बी पेनलाइज्ड। वो उतना अच्छे से फोरकास्ट नहीं कर पाया। अगर आपके मैनेजर ने अच्छे समय में ज्यादा पैसा लगाया था, देन ही वाज गुड इन प्रेडिक्टिंग द अपसाइकल, सो ही शुड बी रिवॉर्डेड फॉर दैट। And hence you will choose a measure of management of measurement that captures this effect. Then you would use MWROR because it is capturing the timing effect also. So this is what you will be using. That is what is mentioned here. TWROR is not affected by timing of cash flows. Hence, when the portfolio managers do not have control over the timing, then you cannot use MWROR. You have to use TWROR. It is preferred. When the managers have control, then MWROR is more appropriate as it is affected by timing of cash flows. ये उसका effect को भी capture कर रहा है. This is what you will use. Okay. अब अपन देखेंगे सम कॉमन मेजर्स ऑफ रिटर्न, जैसे होल्डिंग पीरियड रिटर्न हुआ, एनुअलाइज रिटर्न हुआ। सर आप इतना देर से इसका डिस्कशन तो कर रहे हो, बट आप ये नहीं बताए कि कैसे अपन होल्डिंग पीरियड रिटर्न को एनुअलाइज्ड रिटर्न में कन्वर्ट करेंगे। तो वो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं आपको डेज का कैलकुलेशन बताता हूँ एंड देन वी विल सी ईयर्स का कैलकुलेशन, क्योंकि ईयर्स का कैलकुलेशन अभी अपन लोग कर ही रहे हैं इतना देर से। लेट्स से आई से यू, ये एग्जांपल लेते हैं कि your portfolio gives 20% in 400 days। तो 400 days का होल्डिंग पीरियड था, इसमें you got 20%। तो your HPR, your holding period return, 400 day holding period return is 20%। I ask you convert it into annualized rate, annualize करके बताओ कि over 1 year आप कितना रिटर्न कमाओगे। एनुअलाइज क्यों करते हैं? क्योंकि दिस इज द जनरल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट इन द मार्केट। अगर आपको एक बिस्लेरी की बॉटल कभी 1 लीटर
100 ml में मिली, कभी 1.2 लीटर में मिली, कभी 1.3 लीटर में मिली, तो डिफिकल्टी हो जाएगी ना प्राइसिंग करने की। स्टैंडर्डाइज्ड क्या है भाई, 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर ऐसे। तो रेट्स हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड में अगर अपन बात करें सो इट इज एनुअल। किसी को मैं 6% बोलूंगा तो सामने वाला भी यही एज्यूम करता है ना कि इट इज 6% पर एनम, इट इज एनुअलाइज्ड। एंड दैट इज वाई इट इज ऑलवेज गुड to reflect interest rates in annualized sense, in annual terms, in per annum terms। तो जब एच पी आर 400 डे का 20% है, इसको एनुअलाइज करो, मतलब 1 रुपीज। हर चीज को यूनिटरी मेथड में 1 रुपीज के हिसाब से देखना, योर कैलकुलेशंस विल बिकम इजियर। दिस इज अ ट्रिक दैट आई एम गिविंग यू। अगर 1500 क्वेश्चन में कोई भी फिगर दिया है, कोई बात नहीं, आप हमेशा ये सोचना कि 1 रुपया कितना मेरा बन रहा है, हमेशा 1 रुपीज के टर्म्स में सोचना। वाई, आई विल टेल यू अगेन कि क्यों अपन हमेशा, मैं आपको बोल रहा हूँ 1 रुपीज यूज करना। मतलब 1 रुपीज बिकम्स 1.20 इन 400 डेज, राइट। 1 becomes 1.20 in 400 days। जिनको अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा है, अब 20% कमाए ऑन रुपीज 1, यू गॉट 1.2। 1.20 इन 400 days। नाउ यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि 1 डे में कितना बना, तो इट बिकम्स 1.20 टू द पावर। अब जब इंटरेस्ट रेट पे अपन यूनिटरी मेथड लगाते हैं तो वो हमेशा अपन टू द पावर में लगाते हैं, ठीक है, हमेशा अपन टाइम पीरियड में लगाते हैं। 1/400 इन 1 डे, ओके। तो इन 365 days it becomes 1.20 to the power 1/400 into 365 in 365 days। This is your answer. Calculate this. 1.20 to the power, bracket open, 365 divided by 400, bracket close. You get your answer 1.18। मतलब 1 becomes 1.18 in 365 days। अब परसेंटेज कैसे निकालते हो आप रिटर्न का? योर एंडिंग वैल्यू is 1.18, your beginning value is 1, your divided upon your beginning value, this is profit upon लागत। अब ये डिवाइड अपॉन 1 वाला चीज आपको नहीं करना पड़ेगा कैलकुलेटर में, एक एक्स्ट्रा स्टेप, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज 1। ऑल यू हैव टू डू इज 1.18 जो आपके कैलकुलेटर में वैल्यू दिखा रही होगी -1, एंड यूर गेट योर परसेंट, you get your percent, it is 18% in our case approx। so either 20% in 400 days is 18% per annum, is 18% per annum। How did we do that? एक बार वापस बता रहा हूँ। 1 becomes 1.20 in 400 days। 1 becomes 1.20 to the power 1/400। यूनिटरी मेथड पावर में लगेगा in 1 day। In 365 days 1 becomes 1.20 to the power 1/400 into 365। अब आपको समझ में आया ज्योमेट्रिक मीन में वाई वे डूइंग टू द पावर n, वाई वेर बी डूइंग टू द पावर n, मतलब इसको 1/n क्यों कर रहे थे, इसको 1/n क्यों कर रहे थे? अगर आप इस फॉर्मूला, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो व्हाट इट इज, 1.20 टू द पावर 365 अपॉन 400। मतलब अगर फॉर्मूला बनाना है इसका तो 1.20
to the power annual days upon given days अपॉन गिवन डेज, एनुअल डेज अपॉन गिवन डेज। जब अपन बोल रहे थे कि 40% इन 2 years एनुअलाइज करो, व्हाट वर बी डूइंग 1.40 टू द पावर 1/2। यहाँ पे बात ईयर्स की हो रही थी, मतलब 1.40। व्हाट इज द एनुअल नंबर ऑफ ईयर्स इन एन ईयर? 1 year, राइट? सो ऊपर क्या था? 1। एनुअल गिवन नंबर ऑफ ईयर्स, दैट वाज 2। दिस वाज 1/2। यहाँ से वहां पे ये चीज, यही वाला कंसेप्ट यूज किया जा रहा था। तो जिनको वहां नहीं समझ में आया, अभी अपन समझ रहे हैं। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। इसका फॉर्मूला है 1 + HPR, number of days in an annual year, that is 365 divided by number of days. You can use the same for year, for quarter, for 6 months, हर के लिए। जब अपन years का convert करते हैं तो number of days in an annual year, the number of years in an annually, it is 1 divided by given number of year in the question। ये आप एनुअलाइज कर सकते हो किसी भी चीज को। जब 2 years का था तो 1 + HPR to the power 1/2, this is nothing but this। -1 वाला कंसेप्ट मैं आपको समझाया, दिस इज -1/1 इंटू 100% निकालने के लिए, बट एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज ऑलरेडी 1, तो इसलिए अपन वी डिड नॉट राइट इट। जस्ट डू -1, you get your answer। दिस इज द शॉर्टकट। To help you practice, we have 2 questions here। First question: a security worth rupees 1000 today will mature at rupees 1050 in 90 days। You have to calculate the annualized return। You have to calculate the annualized return। Do it। Start doing। देखो, 1000 रुपीज की सिक्योरिटी 1050 बनती है, मतलब 1000 टर्न्स टू 1050। हाउ मच विल 1 rupees टर्न टू 1050 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 1.05। every 1 rupee invested turns 1.05 in 90 days। ठीक है, तो हाउ मच विल इट टर्न टू इन 1 day? 1.05 टू द पावर 1/90, इतना बनेगा वो इन 1 day। हाउ मच विल इट टर्न टू इन, कितना दिन का निकालना है अपन को? 90 days। Sorry, we need to calculate annualized return, right? So it will be 365 days। 1.05 to the power 365 into 1/90 in 1 year। ये आपका एनुअलाइज रिटर्न आ गया, ये आपका एनुअलाइज रिटर्न आ गया। Do it in calculator, type 1.05, then to the power वाला लो, y to the power x, bracket open, 365 divided by 90, bracket close, press equal to 1.218, 2 minus 1, you get your answer 21.88%। 21.88% is the answer। सेम चीज यही करें अपन, 365/90 ऊपर पावर में। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। राकेश बाइज अ टी बिल फॉर ₹880 which can be redeemed at ₹1200 in 540 days। You have to calculate annualized return assuming 365 days in an year।
880 becomes 1200 in 540 days. पहले तो ये देखो कि 880 becomes 1200. So how much 1 rupee becomes? Every 1 rupee invested becomes 1.3636 in 540 days. How much will it become in 1 day? 1 becomes 1.3636 to the power 1 by 540 in 1 day. In 365 days, it becomes 1.3636 to the power 365 upon 540 in 365 days, which is in 1 year. Solve this. 1.3636 to the power bracket open 365 upon 540 bracket close equal to -1. 23.32% is the answer. 23.32% is the answer. I hope this is clear. अब अपन जो है वो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी का डिस्कशन करेंगे. वैसे ये कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, वहां पे इन डिटेल अपन देखते हैं, बट जस्ट बिकॉज वी वर डिस्कसिंग ऑन रिटर्न्स एंड रेट्स, आई थॉट कि एक सेक्शन एक बार यहाँ डाल देते हैं जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू. अगर नहीं समझ में आता है अच्छे से, डोंट वरी, वी विल डिस्कस इट अगेन इन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला रीडिंग. कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, योर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस. मतलब आप नेट नेट में घर इफेक्टिवली जितना इंटरेस्ट रेट कमा के लेके जाएंगे वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो. अपन कैलकुलेटर वाली क्लास में देखे भी थे कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के केस में एक छोटा इंटरेस्ट रेट भी कितना बड़ा बन जाता है. मैं अगर बोलूं कि 5% per annum compounded annually, ठीक है, तो at the end of 1 year you would end up having 1.05 rupees in your pocket. मतलब आपका ट्रू सेंस में 5% पर एनम ही कमाए. बट अगर मैं बोल दूं कि 5% पर एनम तो है रेट, बट आई विल कंपाउंड इट, आई विल कंपाउंड इट कंटिन्यूसली एवरी सेकेंड. कंपाउंडिंग पीरियड इतना छोटा कर देंगे, एक सेकेंड जितना ले आएंगे, एक मिली सेकेंड जितना ले आएंगे. तो आप जब कैलकुलेट करोगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ आंसर, प्रोसेस नहीं समझा रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करना है. हाउ मच विल यू एंड अप हैविंग? 1.05 LN. You will end up having 1.0512%, मतलब somewhere around 5.127% is your effective interest rate. इस केस में आप 5% पर एनम घर लेके जा रहे थे, इस केस में आप 5.127% लेके जाओगे अगर कंटिन्यूसली कंपाउंड करूं मैं वही 5% को. तो व्हाट यू आर सीइंग इज इफेक्टिवली योर इंटरेस्ट रेट goes up by 0.127% just because we increase the compounding frequency. Same amount of money invested at the same rate of interest, but just compounding frequency बढ़ाने से मेरा effective interest rate बढ़ गया. यही चीज यहाँ पे बता रहा है कि as and when you increase the compounding frequency, your effective interest rate increases and आपका future value of your money, your money's worth at the end of your investing period, it will also start increasing. जब वो बढ़ेगा तो obviously your present value will fall down. For the same amount of money you getting in the future, आज आपको कम पैसा लगाना पड़ेगा, your present value of it will go down. ये फॉर्मूला अपन फिर देखेंगे वहां पे. अपन देखें फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला कैसा है. प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r टू द पावर n.
तो दिस एन को जब आप इंक्रीज करते हो, इसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, तो यू डू एन इंटू एम। अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है एक साल में, तो यू विल डू इट 4 टाइम्स, पर आप रेट भी जो है वो एक साल का, जो एक क्वार्टर का लोगे, मतलब 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टर। तो हर क्वार्टर में, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। मतलब हर क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट क्या है? 2%। तो यू विल यूज 2% हियर एंड यू विल यूज 4 हियर। अगर नॉर्मल एनुअल कंपाउंडिंग होती तो आप 8% यहाँ यूज करते एंड 1 यहाँ यूज करते, 1.08 to the power 1, but here you will use 1.02 to the power 4, and you will see कि इसका वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा ओवर इसका वैल्यू। विल सी दैट इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सेक्शन। वही यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे जैसे आप अपनी कंपाउंडिंग पीरियड को गिराते हो ना, फ्रॉम 1 ईयर to 365 days to infinite seconds, as and when you compounding period goes down, your compounding frequency goes up. You did compounding for just one time here, but here you are doing it for infinite seconds, and your compounding period goes down, your future value increases. यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे जैसे आप कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी कम करोगे, योर कंपाउंडिंग पीरियड गोज डाउन, मतलब गोज डाउन फ्रॉम एन ईयर टू डेज टू मिली सेकेंड्स। इसका ये मतलब है। कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालना है? अगर आपको बोल दिया कि भाई 1 बिकम्स 1.06 कंटिन्यूसली कंपाउंडेड के केस में, कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग किए तो 1 बिकम्स 1.06, मेरे को इंटरेस्ट रेट निकाल के दो। तो ऑल यू विल डू इज एंडिंग वैल्यू अपॉन बिगिनिंग वैल्यू, इसको कैलकुलेटर में ln निकाल दोगे, सो यू विल गेट योर कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न। इसका वापस डिस्कशन वहाँ है, अभी इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो योर आंसर विल बी 5.8%। का ये सिग्निफिकेंस है कि 5.8% पर एनम को जब मैं कंटिन्यूसली कंपाउंड करूं, तो वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेरे को 6% का देता है। मेरा पैसा, 1 रुपए का पैसा 1.06 बन जाता है। व्हेन यू सॉल्व दिस ln 1.06 टू द पावर 1 करके देखो कैलकुलेटर में, यू विल गेट 5.8 एज द आंसर। तो कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग में यू नीड लेस इंटरेस्ट रेट एंड आपको ज़्यादा बड़ा पैसा बना के देगा। कैसे? 5.8% का ब्याज 6% के ब्याज इफेक्टिव 6% के हिसाब से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कमा के देता है, जस्ट बिकॉज इंक्रीजिंग द कंपाउंडिंग पीरियड। वही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। मैंने थोड़ा जल्दी कराया है, बट इन डिटेल वी विल डिस्कस इन टीवीएम सेक्शन। सारी जगह अपन प्राइस रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करेंगे। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वी विल यूज इट। वही 1 रुपया कितना बनता है? 1000, 1500 कुछ भी दिया हो, ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू रिलेटिव वैल्यू ऑफ ₹1 एंड सी। फिर बोला है कंटिन्यूस कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न आर एडिटिव फॉर मल्टीपल पीरियड। मतलब ईयर 1 का आपको कंटिन्यूस कंपाउंडेड रेट दे दिया 5%, ईयर 2 का दे दिया 3%, ईयर 3 का दे दिया 2%। अब मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स तुमने कितना कम इंटरेस्ट रेट कमाया कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में, ये निकाल के दो। ऑल यू हैव टू डू इज ऐड दिस एंड से 10%। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेटिव रूल निकाल के करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू कैन से इज ऐड एंड गिव मी द आंसर, दे आर एडिटिव। अगर ईयर 1 में आपका 5% सीसी था कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग रेट, ईयर 2 में 3, ईयर 3 में 2%, ऑल इन ऑल अगर आपको निकाल के देने बोला जाए, ऑल यू हैव टू डू इज ऐड दिस परसेंटेजेस एंड यू गेट योर पूरे 3 ईयर का कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 10%। अब अपन देखेंगे कि रिटर्न कैसे अलग अलग तरीके से दिखाए जाते हैं। फर्स्ट इज ग्रॉस रिटर्न वर्सेस नेट रिटर्न। एक मैनेजर बोलता है कि मैं 10% टोटल रिटर्न कमा के दिया, और एक मैनेजर बोलता है कि मैं 7% नेट रिटर्न कमाया। विच मैनेजर वुड यू चूज? मैनेजर नंबर 1 और मैनेजर नंबर 2। आपको यहाँ 10% का फिगर देख के आंख नहीं खुलनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द टोटल रिटर्न। इसमें बहुत सारे कॉस्ट भी खर्चे होंगे, उसके इन्वेस्टमेंट फीस भी वो काटेगा। हो सकता है इसके बाद नेट नेट में यू एंड अप हैविंग ओनली 6%। तो एवरी टाइम व्हेन यू आर कंपेयरिंग, मेक श्योर यू कंपेयर द नेट रिटर्न, ताकि आपको एक ट्रू सेंस में लग जाए।
तो वही बोलना चाह रहे हैं, ग्रॉस रिटर्न रिफर्स टू दोज रिटर्न जिसमें अपन लोग ने सारे कॉस्ट नेसेसरी टू मेक दैट रिटर्न वो तो काट दिए, बट वी हैव नॉट डिडक्टेड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीस. When you deduct management and administrative fees from gross return, you get your net return. Sir, what are the costs necessary to generate return? ये कौन से cost होते हैं? Example is brokerage. Without brokerage, it is not possible to buy or sell any security. And if you don't buy or sell any security, how would you generate return? So an example of it would be brokerage. So while calculating gross return, you have to deduct brokerage. But when you are calculating net return, you have to ये वाला component भी आपको deduct करना है, management fees and administrative fees का. Exam question में दिया है 10% is the total return, 2% is the brokerage, and 3% is the management fees. Calculate gross and net return. Your gross return would be 8%, your net return would be 5%. That's it. इसमें खाली ये चीज को ध्यान देना है. ये भी ध्यान रखना जब आप ग्रॉस रिटर्न निकालें, सो यू कैलकुलेट द कॉस्ट नेसेसरी टू जनरेट रिटर्न्स, उसमें फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट फीस माइनस करके यू गेट योर नेट रिटर्न. लास्ट लेग के आते हैं इस चैप्टर के, दैट इज प्री टैक्स रिटर्न एंड आफ्टर टैक्स रिटर्न. तो एक इन्वेस्टमेंट क्लास आपको 7% इंटरेस्ट रेट देता है और एक इन्वेस्टमेंट क्लास आपको 5% इंटरेस्ट रेट देता है. ये 40% इंटरेस्ट रेट काटता है और ये 10% इंटरेस्ट रेट. जब आप 7 और 5 में देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है भाई, 2% ये मेरे को ज़्यादा दे रहा है. बट व्हेन यू सी नेट टर्म्स, you will get here 4.2% and here you will get 4.5%. Now this is better. Now this is better. So always when you are comparing, make sure you take the after tax return. So pre-tax return is those returns from which you have not deducted your income taxes yet. You have not deducted your tax liability. But once you deduct your tax liability from your rate of return, you get what is called as after tax return. रियल रिटर्न वर्सेस नॉमिनल रिटर्न का डिस्कशन अपन लोग ने काफ़ी अच्छे से कर लिया है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि भाई अगर आपको 9% नॉमिनल रेट दिया है एंड 3% इन्फ्लेशन रेट दिया है एंड यू आर टोल्ड टू कैलकुलेट रियल रेट, आप क्या करोगे? आप नॉमिनल से इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दोगे, मतलब इन्फ्लेशन माइनस कर दोगे, तो यू विल डिडक्ट -6% एंड यू विल गिव मी द आंसर ऑफ 6% रियल रेट, है ना? वही चीज यहाँ पे बोला है कि एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी डिडक्टेड यू डिवाइड इट. ये तो आपने मेरे को एकदम अप्रॉक्स सेंस में बताया ना. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस विल गिव यू एन अप्रॉक्स आंसर. इफ यू वांट टू गेट द एक्यूरेट आंसर, you have to follow the multiplicative rule. मतलब anything that needs to be added has to be multiplied in 1 plus sense. Anything that has to be deducted should be divided in 1 plus sense. So when you are going from nominal to real, when you are going from nominal to real, you have to deduct inflation. So that is why you are dividing it by inflation. And when you are going from risk-free rate to a risk rate, यहाँ पे रियल रिटर्न बोला है, यहाँ पे रिस्क फ्री रिटर्न नहीं बोला है निकालने, रियल रिटर्न निकालने बोल रहा है. और आप चालू किससे कर रहे हो? रिस्क फ्री रेट से. तो आप इसमें रिस्क प्रीमियम को क्या करोगे? ऐड करोगे. तो यू गेट योर नॉमिनल रिटर्न व्हेन you add your risk premium, and then when you deduct inflation you get your real return, and यहाँ पे आप माइनस इन्फ्लेशन करोगे. So that is what you are doing. Anything that needs to be added, आप 1 plus सेंस में उसको मल्टीप्लाई कर दिए, और जो माइनस करना था आप उसको 1 plus सेंस में डिवाइड कर दिए. That is the rule. Needs to be added, multiply it. If it needs to be deducted, divide it. Easy. Now see leverage return का concept वो क्या बोलता है. देखो, you had ₹1000 in your pocket. You invested it in a fund earning 10% return.
what will be the earning after 1 year? Rupees 100. ठीक है. Now I come and tell you कि I can give you my money at 7% rate of interest. At 7% interest rate, I can give you my money. So you borrowed from me rupees 1500. You borrowed from me rupees 1500. Now, how much money you have to invest in this fund? अगर साल के स्टार्टिंग में मैं आपके पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ you have 1000 for yourself, 1500 I can give you at 7%. Now you have rupees 2500, right? 1000 आपका, 1500 मेरा. You invested this at 10% return. उस फंड में आपने डाल दिया. Now you are ending up having rupees 250 at the end of year 1. आपके पास 250 रुपीज है. बट देन आई कम टू यू एंड से मेरा 7% इंटरेस्ट रेट में मेरे को मेरा बोरोइंग का वो दो, इंटरेस्ट दो, मेरे को मेरा ब्याज दो. गिव इट टू मी 1500 का 7%, दैट इज रुपीज 105. नेट नेट में हाउ मच यू आर हैविंग? रुपीज 145. दिस इज योर नेट प्रॉफिट. This is your net profit. Now you calculate your return percent. How do you do that? How do you do that? Profit upon lagat. Your profit was 145. Your investment from your own pocket was rupees 100, 1000. You earned a 14.5% return. Had you not borrowed money from me and invested just from your own pocket, you would have earned 10% rate of return. Now you are earning 14.5%. How? You leveraged your return by borrowing money from me. This is what is called leveraged return. जो आपको ये 4.5% एक्स्ट्रा आया, ये कहाँ से आया? दिस इज यू अर्निंग 45 रुपीज एक्स्ट्रा ना. आप 1500 रुपीज में you invested at 10%, you borrowed it at 7%, तो 3% you earned more on 1500. फ्री का मिला आपको, तो 45 rupees you earned more. This 45 when on your initial investment is 4.5%, right? So this 4.5% का difference is coming from there. आपने 4.5% और एक्स्ट्रा लेवरेज कर लिया just because you used borrowings. But ये अदर वे भी जा सकता था ना. ये तो मैंने दिखाया आपको प्रॉफिट का केस. लेट्स से योर फंड मैनेजर could generate only 5% return, बट आपको तो वहां 7% देना है. देन यू वुड एंड अप हैविंग अ लॉस ऑफ 2%. आपको लॉस होता है यहाँ पे. वो वाला एग्जांपल देख लेते हैं. योर फंड मैनेजर जनरेटेड ओनली 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो 2500 में वो 5% कमाया. दैट मीन्स ही अर्नड just 125 rupees. But you have to give me rupees 105 because you have promised me. Now all you are left with is rupees 20. All you are left with is rupees 20. Now you calculate your return is 20 upon 1000 is 2%. It is 2%. कहाँ आप 10% कमा रहे थे and now you are earning 2% just because your fund manager couldn't generate you a return of more than your borrowing rate. कितना stark difference आया. So leveraged is a double-edged sword. If it can give you higher returns, then आपसे रिटर्न लेगा भी उतना ही खराब तरीके से in case you don't perform well.
अगर आप अपना बोरोइंग रेट से कम कमाओगे, यू अर्न 5% वर्सेस 7%, देन योर लॉसेस विल ऑल्सो गेट लेवरेज, वो भी एम्पलीफाई हो जाएंगे, वो भी एम्पलीफाई हो जाएंगे। आप खाली 2% ही कम कमाए, बट उसका इम्पैक्ट कितना आया, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो गया, 10% वर्सेस 2%। So it can go either way. This is how you calculate your leveraged return. And most of the time, investors use leverage when they are investing in share market. They invest only a portion of investment from their own pocket. बाकी वो broker margin या इधर उधर से लेके funds borrow करके invest करते हैं. You can calculate leverage return on your cash investment. जितना आपने cash डाला. In our case, it was rupees 1000. इन आर केस इट वाज रुपीज 1000। हमेशा दुनिया में कभी भी रिटर्न का कंसेप्ट होता है तो वो ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट अपॉन योर लागत, आपने कितना एक्चुअल में कैश लगाया, योर कैश इन्वेस्टमेंट। आई हैव रिटन द सेम थिंग हियर इन words, you can read, this is the formula to calculate leverage return. The total return that you earn it on your initial investment plus borrowed fund, then you pay interest on your borrowed funds. This is the borrowing rate into the total amount that you borrowed, VB, divided upon your initial investment, your cash investment. You don't need to learn this formula. I don't think you have to learn this formula. आपको समझ में आ गया कैसे करना है? Calculate return on your total investment minus pay to the borrower divided upon your initial investment. The example that I discussed there, it is mentioned here. यही वाला क्वेश्चन है जो भी अपन लोग ने डिस्कस किया. So this marks the completion of your first chapter, that is rates and return. जो भी कंसेप्ट अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया है, डोंट वरी, ये आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्लियर हो जाएगा. जब अपन पहले देखेंगे सिलेबस 2 3 4 5 साल पहले, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाज वन चैप्टर इन इटसेल्फ. नाउ द इंस्टीट्यूट हैज ब्रोकन इट इनटू टू पार्ट्स, रेट्स एंड रिटर्न एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट इन टू पार्ट्स. पहले ये सारी चीजें उसी में इनकॉर्पोरेटेड रहती थी. In case you are not clear with or getting yourself familiar with some concepts, don't worry, we will again see this. Till then, practice करो अच्छे से and एक बार revise करो before the next class. You will get to understand TVM वाले concepts और अच्छे से. Okay, take care everyone. Bye bye. Happy learning. ध्यान रखना, जब तक learning चालू है तब तक earning चालू है.